हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्बो क्लासेस बाय आलोक सर। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, देन हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, देन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा, कितने पॉइंट्स बनेंगे उसमें, ये सारी बात आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है हम लोगों का हेडिंग आज का? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब क्लियर है कि चार्ज से है, यानी कि जो हम लोग डायपोल की बात कर रहे हैं उसमें कंफर्म है कि चार्ज आएगा ही आएगा। और डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है डबल। क्या होता है? डाई का मतलब होता है डबल, यानी कि इसमें हम दो चार्जेज की बात करेंगे। अब हो सकता है कि वो सेम नेचर के हों, हो सकता है अपोजिट नेचर के हों, हो सकता है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो। हम इन्हीं विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल में होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम, दो चार्जेज का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चार्ज की वैल्यू सेम हो और उनका नेचर अपोजिट हो और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो, रखे हों, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हों, तो इस तरह के सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये कहा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by a short distance is called as, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है बेटा, क्या कहा हमने कि दो चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चार्ज की वैल्यू सेम हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों एक प्लस में होना चाहिए तो दूसरा माइनस में होना चाहिए, एक दूसरे से अगर कुछ दूरी पर सेपरेट है, तो इस तरह के सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू प्लस क्यू है और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ एक दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू कितना है बेटा? माइनस क्यू है। इनके बीच का डिस्टेंस हम कह रहे हैं कितना है? 2L है। कितने डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट है? 2L डिस्टेंस पर सेपरेट है। तो ये जो हमारा सिस्टम बना है दो चार्जेज का, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है अगर क्लास 12th के बेस पे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड लेवल के बेस पर। ये हर एक साल नियर अबाउट अगर जितने भी पेपर सेट बनते हैं उनमें से मैक्सिमम 40 to 80% पेपर सेट में ये क्वेश्चन एक नंबर में या दो नंबर में दिया रहता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो हमने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि दो चार्जेज का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चार्ज की वैल्यू सेम हो और दोनों का नेचर अलग अलग हो, यानी एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तो इस तरह के सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक जो आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी इलेक्ट्रिक डायपोल से ही रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल से ही इसका रिलेशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक फिगर देखा है कि दो चार्जेज का एक सिस्टम होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जब बात करते हैं तो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ चार्ज
आइदर का मतलब क्यों कह रहे हैं, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, वैल्यू सेम है बट दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो सस्पेंस हो जाता है कि हम प्लस वाले को ले कि माइनस वाले को, तो हमें उससे मतलब नहीं है, प्लस माइनस किसी को भी हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। इस वजह से हम किसी भी चार्ज को ले सकते हैं, प्लस को भी ले सकते हैं माइनस को भी ले सकते हैं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ चार्ज एंड द सेपरेशन डिस्टेंस between them is called as, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल पी। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल पी से। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है कि माइनस से प्लस की तरफ ही होती है, इस वजह से हम प्लस माइनस चार्ज में से कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं। हमें कंफ्यूजन यहां नहीं होना चाहिए कि हम प्लस वाले चार्ज को लें या फिर माइनस वाले चार्ज को लें। क्लियर है, हम प्लस वाले चार्ज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, माइनस वाले को, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है ना। इसका जो यूनिट होता है, एंड यूनिट इज कितना हो जाएगा, कूलाम मीटर। कितना हो जाएगा बेटा, कूलाम मीटर हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, P इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का डायपोल मोमेंट का फार्मूला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रो डायपोल मोमेंट हमेशा 1 या 2 नंबर में ये पेपर में आता है। इस वजह से इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लोग रख सकते हैं, बाद में आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है, कभी भी इसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। किसकी बात करेंगे इसके बाद हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे। है ना, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। है ना, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, अभी हम लोगों ने फिगर बनाया था पहले भी, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी वैल्यू -Q लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू +Q लिख लेते हैं। एक की वैल्यू क्या लिखे हैं हम, -Q लिख लेते हैं और दूसरे की वैल्यू क्या लिख लेते हैं, +Q लिख लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, 2L होता है, ये तो पता ही है सबको, अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है। इसका सेंटर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं O है, O से R डिस्टेंस पर, O से कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें 2 कंडीशन होते हैं, एक एक्सियल लाइन पर होता है, एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट पर होता है, और दूसरा जो होता है इक्वेटोरियल लाइन पर होता है।
इक्वेटोरियल लाइन कहें या इक्वेटोरियल पॉइंट कहें, दोनों का मतलब हमारा सेम है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं। किस पॉइंट पर बात करें बेटा? एक्सियल पॉइंट पर की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है। कौन सा पॉइंट है? P है। कितने डिस्टेंस पर है बेटा? r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है, जिस पर हमें इस डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -q से और +q से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। -q चार्ज से और +q चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि ये जब इसका सेंटर है ये 2l है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस स्मॉल l हो जाएगी और ये इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बेटा? स्मॉल l हो जाएगी। यानी दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे, तभी ना O को पॉइंट सेंटर कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर +q से डिस्टेंस निकालें तो कितना मिलेगा? r - l मिलेगा, और -q से डिस्टेंस निकालें तो r + l मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ आप लोग पढ़ते ही हैं। तो क्या देख रहे हैं कि अगर +q की बात करते हैं, +q की बात करें, +q से अगर हम लोग देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। यानी कि +q के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा, इसको हम E1 कह देंगे। और -q के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा, जिसको हम लोग क्या कह देंगे? E2 कह देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि वी नो दैट, या फिर कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एट P, है ना, इसको A पॉइंट पर लेट कर लेते हैं और इसको B पॉइंट पर। +q पॉइंट P पर +q के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कितना होगा? E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r - l का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फ्रॉम B टू P। क्या देख रहे हैं कि ये E1 की जो डायरेक्शन है किधर से? B से P की तरफ है, इधर से इधर की तरफ गया है ना, ये B से दूर गया है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि +q के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी फ्रॉम B टू P होगी, B से P की तरफ होगी, या P अवे फ्रॉम द P होगी। ठीक है, चलिए हम लोग फिर क्या करेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q एट P, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r + l का होल स्क्वायर। रीजन ये है कि -q से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है r + l हो गई है, और +q से जो डिस्टेंस है r - l हो गई है। इसी वजह से हम यहां r - l और यहां, तो इसकी डायरेक्शन क्या मिल रही है? फ्रॉम P टू A। क्या देख रहे हैं? E2 की जो डायरेक्शन है P से A की तरफ है। P से कहां की तरफ है? A की तरफ है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन हम लोगों ने लिख दिया P टू A। अब क्या देख रहे हैं? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज गिवन बाई। अब क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट P पर E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है। E1 जो है राइट जा रहा है, E2 जो है लेफ्ट जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि पॉइंट P पर जो इसकी डायरेक्शन होगी E1 इधर की तरफ, E2, तो नेट क्या होगा? E1 में से E2 को माइनस करेंगे या फिर E2 में से E1 को। अब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? E = हो जाएगा E1 - E2। आखिर हम E1 - E2 ही क्यों किए, E2 - E1 क्यों नहीं किए? रीजन ये है कि हम यहां देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, r - l है, मतलब ये क्या होगा? छोटी क्वांटिटी होगी इसकी कंपेयर में, r + l के कंपेयर में। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है क्वांटिटी बड़ी होती है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्वांटिटी ओवरऑल छोटी होती है। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, 4/2 करें और 4/4 करें,
है ना। तो इसका डिनोमिनेटर क्या देख रहे हैं, 2 है, इसका 4 है, तो ये क्वांटिटी बड़ी है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्वांटिटी बड़ी आ रही है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो क्वांटिटी छोटी आ रही है। इसी बेस पे हम कह रहे हैं कि r प्लस एल और r माइनस एल वाले की बात। तो E2 में से E1 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहां से E इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को। देखो बेटा दोनों में क्या हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहां भी है यहां भी है, तो दोनों को हम कॉमन कर लेंगे, और साथ ही साथ Q भी कॉमन है, तो क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है तनी। फिर इसको क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना, यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसका 1 में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, E इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना हो जाएगा, ऊपर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr, है ना। फिर माइनस इसको करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl या lr, कोई दिक्कत नहीं है, lr भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। और नीचे क्या देख रहे हो बेटा कि हम लोगों को मिल रहा है r माइनस एल और r प्लस, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, तो नीचे क्या फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर लगा है तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद फिर समझते हैं यहां पर आगे, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्या मिलेगा हम लोगों को, E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना मिल जाएगा, यहां पर देखते हैं ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr माइनस, ये पहले उसी तरह से लिख दिए, और ये जब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो माइनस साइन बाहर है तो अंदर वाले सभी साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये r स्क्वायर प्लस में है तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस में, एल स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम प्लस में। ठीक है, और नीचे क्या मिल रहा हम लोगों का, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर कितना मिल गया हम लोगों को, यहां देखो 2lr प्लस 2lr कितना हो गया, 4lr हो गया, और अपान में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, के इंटू 2l इंटू 2r। देखो ना बेटा 2l इंटू 2r 4lr हो जाएगा, यहां पर 4lr हमारा हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो E इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हमें पता है कि सिंस Q इंटू 2l को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहां से हमें मिल गया कि Q इंटू 2l को हमें हटा के क्या लिखना है, P लिखना है। तो क्या मिल गया, P इंटू 2r अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर कहा जाए कि इफ l लेस देन r, या फिर ऐसा कहा जाए कि इफ r ग्रेटर देन l, सो r स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, है ना। तो इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, सो एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। एल स्क्वायर को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना, P/r स्क्वायर का स्क्वायर। एल स्क्वायर को तो हमने हटा लिया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, r⁴ लिख देंगे। और इनटू अभी देखो बेटा ना, यहाँ 2r अभी हमारा बचा हुआ है, तो 2r को उसी तरह से छोड़ देंगे।
एक R से नीचे वाला एक R कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/4πε0 K और कितना 2p/r³ है ना। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। कहां पर हम लोगों ने निकाल लिया, एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। एकदम आसान था, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा और थोड़े से मेहनत में हम लोगों ने इसको सॉल्व करके खत्म कर लिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो लाइन नहीं समझ में आया होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा ही, उस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं कि सर ये लाइन नहीं समझ में आया, फिर से हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर नहीं भी है हमारा व्हाट्सअप नंबर तो 9140528962 पे आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तुरंत आपका तो विद इन 1 डे के अंदर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट का। इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे कि अगर कोई डायपोल है उसके इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई हमारे पास क्या है, ये इक्वेटोरियल लाइन पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसको कैलकुलेट करके हमको बताना होगा। आसान होगा वो भी, थोड़ा सा हमें उसमें वेक्टर के लॉ को फॉलो करना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा और आसानी से हम उसको भी सॉल्व करके हटा सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं पहले, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए तो दूसरी बात हम लोग करेंगे, किस पॉइंट पर अब बात करेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल पॉइंट्स की बात करेंगे। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट क्या था हम लोगों का, इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, या इक्वेटोरियल लाइन, कोई भी हम कह सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। इक्वेटोरियल पॉइंट कहें या इक्वेटोरियल लाइन कहें, मतलब हमारा सेम है। चलिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं छोटा सा बढ़िया सा मजेदार सा। एक हम लोगों ने बना दिया इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका नाम हम लिख रहे हैं AB। तो कंफर्म है कि इसमें एक प्लस Q चार्ज होगा, दूसरा माइनस Q चार्ज होगा। इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी 2L होगी, तभी हम जा करके इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने बना लिया। अब एक्सियल लाइन पे हम लोगों ने देखा कि इसमें से एक लाइन पास कर रही थी और उसी पर एक कोई पॉइंट P था r डिस्टेंस पर इसके सेंटर से। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर की बात करेंगे। सेंट्रल पॉइंट O है, तो कंफर्म है कि यहां से इसकी डिस्टेंस L हो जाएगी आधा और यहां से इसकी डिस्टेंस L हो जाएगी इधर आधा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक पॉइंट P को लेंगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इसके परपेंडिकुलर वाले पॉइंट पर एक पॉइंट P को कंसीडर करेंगे, जिसकी डिस्टेंस कहेंगे कि हम इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। अब इसी पॉइंट P पर हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि प्लस Q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है और माइनस Q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, ये पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। जैसे इसके पिछले वाले में R प्लस L और R माइनस L हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस Q को इस पॉइंट P से ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन करा दिया हम लोगों ने, फिर P पॉइंट को माइनस Q से भी ऐसे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा बन गया एक ट्राइंगल।
एक ट्रायंगल जिसमें कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं, यहां का एंगल अगर कह देते हैं थीटा तो यहां का एंगल भी होगा एकदम थीटा। दूसरी चीज कि ये L है, ये L है, इसकी वैल्यू कितना है L, जो कि हमने नीचे यहां लिखा है, और ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। सेम उसी तरह से इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने प्लस Q से पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड कर ली और माइनस Q से पॉइंट P की डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो अगर देखा जाए तो प्लस Q के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो इधर प्लस कर लेते हैं, इधर माइनस, थोड़ा सा सुटेबल होगा, है ना। अगर प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P पर देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगा, इसको हम कह रहे हैं E1, और माइनस Q के थ्रू देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ, इसका नाम हम दे रहे हैं E2। ठीक है, तो क्या सबसे पहले कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, किसके थ्रू, प्लस Q के थ्रू, तो क्या निकालेंगे, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q, है ना, माइनस Q के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखते हैं एक प्रॉब्लम है, यहां क्या देख रहे हैं कि E1 की वैल्यू जितना है उतनी ही वैल्यू E2 की भी है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, और नीचे वाली वैल्यू भी सेम है, यानी कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, बट डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, ना तो सेम है ना तो अपोजिट है। तो सबसे पहले इसका एक दूसरा फिगर बनाएंगे। एक पॉइंट ये हमारा हो गया P, कौन सा पॉइंट हो गया, P, और नीचे एक डॉटेड लाइन आई है ऐसे, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं ऊपर की तरफ भी। ठीक है, ये देख रहे हैं कि E2 आया है इधर से नीचे की तरफ, ये हो गया E2, और E1 इधर से गया है ऊपर की तरफ, ये हो गया E1। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि इनको सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सबसे पहले हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि सबसे पहले E1 और E2 को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है cos थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो sin थीटा होता है। चलिए देखते हैं, तो E1 का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ, यहां से क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E2 का, हो जाएगा हम लोगों का वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं E1 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर की तरफ E1 cos थीटा, और E2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, तो क्या देखें हम सबसे पहले कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट जो है कितना होगा, E1 sin थीटा इक्वल टू E2 sin थीटा इक्वल टू E1 की वैल्यू या E2 की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर sin थीटा हो जाएगा। क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट P पर E1 sin थीटा ऊपर और E2 sin थीटा नीचे, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, यानी कि इसकी वैल्यू E1 sin थीटा की वैल्यू और E2 sin थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि पॉइंट P पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा। तो क्या कहेंगे कि सिंस
E1 sin theta and E2 sin theta are equal in magnitude and in opposite direction. किसमें है? opposite direction. So they cancel to each other. तब क्या करेंगे? एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि E1 sin थीटा के कारण और E2 sin थीटा के कारण पॉइंट P पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी सीधी बात कहें तो वर्टिकल कंपोनेंट के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है ना। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा हम लोगों का? E1 cos थीटा इक्वल टू E2 cos थीटा इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। अब क्या देख रहे हैं कि सिंस E1 cos थीटा and E2 cos theta are in same direction. देख रहे हैं ना यहाँ पे E1 sin theta और E2 cos theta दोनों सेम are in same direction. किसमें बेटा? सभी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं, तो क्या हो जाएंगे? सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is only due to horizontal component. है ना, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के थ्रू ही होगा। यानी कि अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? E1 प्लस E2 और cos थीटा हो गया कॉमन, तो E1 की वैल्यू कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर हमारा हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, इसके बाद और हम जब इसको करेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखो दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा केवल ना, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर फिगर में, फ्रॉम फिगर क्या देख रहे हैं? इस ट्रायंगल में देखें AOP में अगर देखें तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिलता है? बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है? L है। हाइपोटेनस कितना है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू ला करके हम यहां रख देंगे, तो क्या कहेंगे? सिंस cos थीटा इक्वल टू L अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां हम लोग पुट करेंगे, तो E इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1 इंटू अंडर रूट को क्या लिखते हैं? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1/2 लिख सकते हैं हम, पावर में 1/2। और क्या मिलेगा? हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q इंटू 2L को तो हम P कहते ही हैं। कौन सा? डायपोल मोमेंट,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को क्या Q इंटू 2L कहते हैं। तो P अपान क्या मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि इंटू में पावर क्या होता है ऐड, एक में आधा जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2 तो कितना 3/2। अब वही सेम कंडीशन अप्लाई किया जाए कि इफ L लेस देन R सो L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, सो L स्क्वायर इज क्या नेग्लेक्टेड, क्या कर दिया जाए नेग्लेक्ट कर दिया जाए। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला इक्वल टू 1/4πε0 के, और क्या मिल जाएगा P अपान R स्क्वायर के पावर में 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के P अपान R क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इसकी हेल्प से हम, इन दोनों के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डायपोल के थ्रू। ठीक है, अब यहीं पे हमारा फार्मूला आता है, एक टॉपिक आता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक कपल फोर्स लगेगा, जिसको मोमेंट ऑफ टार्क या कपल फोर्स के नाम से जानते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं या फिर टार्क के नाम से जानते हैं, है ना। तो उसको भी देख ही लिया जा, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ही ले लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान दे करके। ठीक है, चलिए क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या कहते हैं हेडिंग हमारा, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, या इसी को हम टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, इनके बीच में क्या है कि एक डायपोल रखा है। क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। ये हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, तो अगर कहा जाए कि यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर क्या है माइनस क्यू है, बाहर होगा, अंदर हम लिख रहे हैं कि फिगर बना सके। ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइंस, तो प्लस इधर हुआ होगा, रहा होगा माइनस इधर, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं। जब किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, प्लस क्यू के कारण इधर की तरफ फोर्स जो कि अट्रैक्शन का होगा, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये फोर्स हम लोगों ने ये कह दिया, और दूसरा फोर्स इधर की तरफ जो माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करना चाहेगा कि ये दोनों फोर्स इसको टर्न करा करके चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ये इधर की तरफ फोर्स लग जाए और ये इधर की तरफ फोर्स लग जाए। ठीक है, किधर की तरफ फोर्स लग जाएगी, ये फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा और ये फोर्स इधर की तरफ। अब ये स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा, अब ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये एफ और ये एफ देख रहे हैं कि एक दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनको बैलेंस करने के लिए, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक कपल फोर्स लगता है जो उसको टर्न करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल सेट करना चाहता है।
तो पैरेलल सेट करने के लिए जितना कपल फोर्स लगता है उसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं या फिर टॉर्क कहते हैं। और जनरली इसको टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई कहते हैं, और या फिर इसी को टाउ वेक्टर इक्वल टू पी ई साइन थीटा भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा एन कैप भी लिख सकते हैं, वेयर एन कैप इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसको यहां से ऐसे रखा है, इसको ऐसे घुमाने में कुछ ना कुछ वर्क डन भी किया होगा, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको क्या कहते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला आ जाता है W इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्या आ जाता है, PE cos थीटा, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। इतना वर्क ये करना पड़ता है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही करता है, इनको रोटेट करा लेता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ एंगल जो चेंज हो रहा है इसी की बात कर रहे हैं कि इतना एंगल रोटेट कराने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन हमारा इतना आ जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ था, ये हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम बात करेंगे गॉस लॉ की। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी इसी को कह सकते हैं, जिसको हिंदी में गॉस का प्रमेय कहते हैं। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस भी होते हैं, 3-4 एप्लीकेशन या 5 एप्लीकेशन होते हैं, जिन एप्लीकेशन में से कंफर्म है कि एग्जाम में एक आना ही आना तय होता है। गॉस लॉ भी हमेशा आ जाता है। तो इसकी क्लास हम लोगों की कल होगी। कल की क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, एग्जाम की कुछ प्रिपरेशन हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया है, इसको आकर के देखें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर सके। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।